प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और उसका जन्म 14 फरवरी 1486 ईस्वी में फरगना, जो कि मध्य एशिया में स्थित था, के एक छोटे से राज्य में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर पितृवंश की तरफ से तैमूरलंग का 5वां वंशज था और मातृपक्ष की ओर से मंगोल नेता चंगेज खां का 14वां वंशज था। अर्थात बाबर की नसों में मध्य एशिया के दो महान विजेताओं का रक्त बह रहा था। अर्थात बाबर भी उन वीर विजेताओं के समान बहुत ही महत्वाकांक्षी, वीर और साहसी था। उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा का अपने राज्य को बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में उसके सगे संबंधियों के साथ संघर्ष चल रहा था और इसी संघर्ष में 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्ज़ा का निधन हो गया और 11 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक बना। जब बाबर फरगना का शासक बना तो एक तरफ तो उसकी उम्र बहुत कम थी और दूसरी तरफ से बहुत सारी विकट परिस्थितियां फरगना को घेरे हुए थी। उसके सगे संबंधी फरगना के राज्य को हथिया लेना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ उसके राज्य में आंतरिक षड्यंत्र भी पनप रहे थे जिनसे बाबर को मुकाबला करना था। साथ ही स्वयं बाबर की महत्वाकांक्षा भी उसकी परेशानियों को बढ़ा रही थी, क्योंकि बाबर अपने पूर्वज तैमूरलंग की विजयों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसके समय का राजधानी शहर रहा समरकंद उसको लुभा रहा था। समरकंद की सांस्कृतिक और राजनीतिक वैभव बाबर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था और बाबर का सपना था कि वह समरकंद का शासक बने, समरकंद को अपने शक्ति का केंद्र बनाए। परिणाम स्वरूप 1494 ईस्वी में बाबर के द्वारा समरकंद पर आक्रमण किया गया, परंतु उसका प्रयास असफल हो गया। 1497 ईस्वी में बाबर के द्वारा पुनः अभियान किया गया और इस बार उसको समरकंद जीत लेने में सफलता मिली, परंतु 100 दिन के शासन के पश्चात ही उज़्बेक नेता शेरवानी खां के द्वारा बाबर पराजित हुआ और उसको समरकंद छोड़ना पड़ा। 1501 ईस्वी में बाबर के द्वारा पुनः समरकंद के ऊपर आक्रमण किया और समरकंद को लेने में वो सफल हो गया, परंतु 8 माह पश्चात ही शेरवानी खां के द्वारा पुनः बाबर पराजित हुआ और उसको समरकंद छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ इसी समय फरगना, जो उसका मूल राज्य था, वो भी उसके हाथ से निकल गया। फरगना के राज्य का पतन होने के पश्चात बाबर को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक पथरीले क्षेत्रों में अपने अनुयायियों के साथ वो घूमता रहा। गिराओं कंदराओं को उसने आश्रय स्थल बनाया और कई बार उसको भूखे इन विकट परिस्थितियों में कई बार उसके पास खाने पीने के सामान और अपने अनुयायियों और समर्थकों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर भी बाबर ने कभी धैर्य नहीं खोया और शासक बनने की महत्वाकांक्षा भी उसकी कम नहीं हुई। इसी प्रकार इधर उधर भटकते समय उसकी नज़र अफ़गानिस्तान की परिस्थितियों पर पड़ी और उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की और काबुल का शासक बना 1504 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में बाबर के द्वारा पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की गई। इससे पहले वो पैतृक उपाधि अर्थात मिर्ज़ा की उपाधि धारण
करता था। बादशाह की उपाधि अर्थात अपने राज्य का वो सर्वे सर्वा था, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं होती थी। इससे पूर्व दिल्ली के शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान वैधानिक रूप से अपने आप को खलीफा के अधीन मानता था, जबकि बादशाह अपने आप को किसी के अधीन नहीं मानते थे, अर्थात बादशाह की उपाधि सुल्तान की उपाधि से बढ़कर थी। और मुग़ल वंश के शासकों ने बादशाह की उपाधि धारण की, अर्थात उन्होंने खलीफा को मान्यता नहीं दी। काबुल का शासक बनने के पश्चात भी बाबर की महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई और वो एक बार पुनः समरकंद को जीतने का प्रयास उसने किया, क्योंकि परिस्थितियां इस समय उसके अनुकूल थी। मरू के युद्ध में 1510 ईस्वी में शेबानी खां ईरान के शासक शाह इस्माइल के साथ लड़ता हुआ मारा गया और इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर बाबर ने शाह इस्माइल के साथ गठबंधन कर समरकंद को जीतने में सफलता प्राप्त कर ली। परंतु चूंकि बाबर शाह इस्माइल की सहायता से समरकंद को जीतने में सफल हुआ था और शाह इस्माइल शिया मत का मानने वाला था, जबकि समरकंद की अधिकांश जनता और स्वयं बाबर सुन्नी वर्ग को मानते थे या सुन्नी धर्म को मानते थे। इस कारण से बाबर समरकंद में अलोकप्रिय हो गया और उज़्बेक जाति के नेता उबैदुल्ला खां के द्वारा बाबर को पराजय का सामना करना पड़ा और 1512 ईस्वी में समरकंद एक बार फिर बाबर के हाथ से निकल गया और उसके बाद उसने फिर से समरकंद को जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। बाबर काबुल का शासक तो बन गया, परंतु फिर भी उसकी महत्वाकांक्षाएं काबुल के राज्य से शांत नहीं हुई, क्योंकि काबुल का राज्य आर्थिक दृष्टि से उतना संपन्न नहीं था। यहाँ पर रहते हुए उसने भारत की धन संपन्नता की कहानियाँ सुनी और धीरे धीरे वो भारत की तरफ आकर्षित हुआ और गिद्ध दृष्टि से भारत की तरफ नज़र रखने लगा। ऐसे समय में भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ और आर्थिक परिस्थितियाँ, जिनकी हम पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, बाबर के अनुकूल थी और बाबर के द्वारा भारत के ऊपर राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए 4 बार अभियान किए गए। 2 बार 1519 ईस्वी में, एक बार 1520 ईस्वी में और चौथा प्रयास 1524 ईस्वी में किया गया और उसके बाद 5वां अभियान भारत को जीत लेने के निश्चय के साथ किया और परिणाम स्वरूप 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और भारत के अंदर मुग़ल वंश की स्थापना हुई। बाबर पानीपत के युद्ध की विजय के साथ ही आगरा, दिल्ली और पंजाब का शासक बनने में सफल हो गया, परंतु बाबर के सामने अभी भी बहुत सारी समस्याएं थी। भारत में उसका राज्य स्थायी नहीं था, क्योंकि हारे हुए अफ़गान अभी तक उनकी शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी और सुल्तान के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में एकत्र हो रहे थे और वो बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। उसी प्रकार मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक राणा सांगा, जिसके नेतृत्व में पूरे राजस्थान के राजपूत नेता एकत्रित हो रहे थे, तो राजपूतों की शक्ति से भी बाबर को बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, जो कि उसके पड़ोसी राज्य भी थे। परिणाम स्वरूप एक बड़े युद्ध की संभावना बनने लगी और वो युद्ध जो है खानवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य
बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ और इस युद्ध को पढ़ने से पहले इस युद्ध के कारणों को जानना हमारे लिए आवश्यक है। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध क्यों हुआ, उसका सबसे प्रमुख कारण था राजपूत अफगान गठबंधन, अर्थात राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में उस समय उभरती हुई शक्ति थी, साथ ही साथ अफगान जो कि बाबर से हार चुके थे परंतु अभी तक उनकी पूरी शक्ति नष्ट नहीं हुई थी, वो दूसरे राज्यों के साथ गठबंधन करके बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। इस कारण से राजपूत और अफगानों ने गठबंधन किया और बाबर के सामने अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इस गठबंधन को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। दूसरी तरफ बाबर द्वारा सांगा पर वचन भंग का आरोप भी लगाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि राणा सांगा ने पहले तो इब्राहिम लोदी के ऊपर मुझे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया और कहा कि एक तरफ से आप इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण कीजिए और दूसरी तरफ से राजपूत दिल्ली के ऊपर आक्रमण करेंगे, परंतु राणा सांगा के द्वारा अपने किए गए वचन को नहीं निभाया गया। मैं इब्राहिम लोदी को हराकर युद्ध को समाप्त भी कर चुका था परंतु राजपूत एक डग भी आगे नहीं बढ़े और इस प्रकार उसने महाराणा सांगा के ऊपर वचन भंग का आरोप लगाया है और इसी वचन भंग की सज़ा देने के लिए युद्ध को अनिवार्य बताया है, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि राणा सांगा स्वयं अकेले भी इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त कर चुका था, इसलिए उसको किसी विदेशी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा मानते हैं। दूसरी तरफ राणा सांगा के द्वारा भी बाबर पर बयाना, धौलपुर और कालपी लेने का आरोप लगाया है कि जो क्षेत्र राजपूतों के अधिकार में थे बाबर ने उन क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया और इस प्रयास के कारण अपने राज्यों को बचाने के लिए राणा सांगा ने बाबर के साथ संघर्ष किया। और चौथा कारण है बाबर और राणा सांगा की महत्वाकांक्षा। बाबर अपने नवस्थापित वंश को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था जबकि राणा सांगा और उसके नेतृत्व में राजपूत दिल्ली में हिंदू राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। राणा सांगा का मानना था कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की तरह थोड़े दिनों बाद लूटमार करके वापस अपने देश चले जाएगा, परंतु धीरे धीरे उसको लगा कि बाबर एक स्थायी राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहा है, तो राणा सांगा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बाबर के साथ संघर्ष की तैयारी करना शुरू किया। और सर्वप्रथम खानवा के युद्ध से पहले एक छोटी झड़प हुई जिसमें राणा सांगा अपनी सेना को तैयार कर बयाना की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ बाबर ने बयाना की रक्षा हेतु अपनी अग्रिम सैनिक दलों को भेजा। राणा सांगा और बाबर के सैनिकों के मध्य बयाना में संघर्ष हुआ जिसको बयाना के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई और मुग़ल सैनिक वहाँ से भाग खड़े हुए। दूसरी तरफ बाबर के द्वारा राणा सांगा से निर्णायक युद्ध करने के लिए दिल्ली से आगे बढ़कर खानवा के मैदान में अपना पड़ाव डाला और अंतिम युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ राणा सांगा ने बयाना विजय के पश्चात धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और खानवा के मैदान में पहुंच गया और इस प्रकार से दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी और 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना में पराजित मुग़ल सैनिकों ने बाबर के सैनिकों को जो खानवा के मैदान में रुके हुए थे राजपूतों की वीरता के बारे में बताया और
जिससे बाबर की सेना के अंदर खलबली मच गई, सैनिकों में हताशा का माहौल उत्पन्न हुआ। दूसरी तरफ बाबर के सैनिक भारत की परिस्थितियों, जलवायु और इससे भी धीरे धीरे परेशान हो रहे थे और वो वापस अपने मूल प्रदेश लौट जाना चाहते थे। साथ ही साथ काबुल के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के द्वारा भी भविष्यवाणी की गई कि अगर राजपूतों और मुगलों में संघर्ष होता है तो राजपूतों का पलड़ा भारी रहेगा, अर्थात बाबर के पक्ष को नुकसान होगा। इससे भी मुग़ल सैनिकों में हताशा का माहौल बना हुआ था। ऐसे समय में बाबर ने अपने धैर्य और संयम को कायम रखते हुए अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए जोशीला भाषण दिया गया, शराबबंदी की घोषणा की गई और शराब पीने के सोने और चांदी के बर्तनों को तोड़कर सैनिकों के अंदर बांटा गया। साथ ही साथ उसने मुस्लिम व्यापारियों से लिए जाने वाले कर, तमगा कर को भी समाप्त करने की घोषणा की और युद्ध के बाद में जो भी अपने मूल देश लौट जाना चाहते थे उनको लौटने की अनुमति देने का वचन भी बाबर ने अपने सैनिकों के साथ किया और अंत में इस युद्ध को जिहाद घोषित किया गया, अर्थात धर्म के लिए किया जाने वाला युद्ध घोषित किया गया। और बाबर के इन प्रयासों के परिणाम सफल रहे और मुस्लिम सैनिकों के द्वारा कुरान पे हाथ रखकर सौगंध खाई गई कि वो अपनी अंतिम दम तक बाबर के पक्ष में लड़ते रहेंगे। इस प्रकार से हताश सैनिकों को एक बार फिर से जोश में भरने में बाबर सफल हुआ और 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध प्रारंभ हुआ और राणा सांगा स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध मैदान में उपस्थित हुआ और थोड़ी देर बाद ही राणा सांगा घायल हो गया। घायल अर्थात मूर्छित अवस्था में राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर ले जाया गया और ऐसे समय में राजपूत सैनिकों का जोश कम नहीं हो, इस कारण से झाला अज्जा के द्वारा महाराणा के छत्र और निशान धारण किए गए और युद्ध का नेतृत्व किया गया। परंतु धीरे धीरे ये सूचना पूरी राजपूत सेना में फैल गई और इससे सैनिकों में निराशा की भावना उत्पन्न हुई और धीरे धीरे उन्होंने मैदान छोड़ दिया और युद्ध बाबर के पक्ष में रहा, अर्थात खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई। खानवा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके परिणाम भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। परिणामों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस युद्ध में मुग़लों की सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध हुई, अर्थात सैन्य नेतृत्व, रणकौशलता और तोपखाने का जो प्रयोग मुग़लों के द्वारा किया गया उसके सामने राजपूतों की एक नहीं चली। राजपूत सेना विवश हो गई और मुग़लों को इस युद्ध में सफलता प्राप्त हुई। साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण जो परिणाम था राजपूतों की शक्ति का दुर्बल होना, अर्थात राणा सांगा के नेतृत्व में तमाम या समस्त राजपूत राजा एकत्रित हो रखे थे। वो राजपूत एकता फिर कभी भी बाद में देखने को नहीं मिली और राजपूतों की उभरती हुई शक्ति कमज़ोर हो गई, जो कि दिल्ली में अपना राज्य स्थापित करने का सपना देख रहे थे वो नष्ट हो गया और साथ ही साथ नव स्थापित मुग़ल वंश की स्थिति सुदृढ़ हो गई। अब कोई भी बड़ी शक्ति बाबर को चुनौती देने के स्थिति में नहीं थी। राजपूतों की शक्ति नष्ट हो गई और अफ़गानों की रही सही शक्ति भी कमज़ोर हो गई और साथ ही साथ बाबर के बुरे दिनों का अंत भी हो गया। एक खुशहाल और संपन्न देश का बादशाह बनने में बाबर को सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद भी बाबर को अन्य युद्ध लड़ने पड़े, जिसके बारे में
अगले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।